देखिए यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण, पहले हम फैक्चुअल चीज़ों पे चलेंगे। देखिए भारतीय संविधान का अर्थ की बात करेंगे, फिर हम उसकी संरचना, अधिनियम और उसकी मुख्य विशेषताएं और महत्व। ये तुम्हारा जो एलटी का जो ने लेक्चरर का जो सिलेबस दिया है उसमें ये तमाम चीज़ें दी हुई हैं। देखिए जब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की, देखिए भारतीय संविधान की अगर हम जब बात करते हैं, जब हमारा देश 1947 में जब आज़ाद हुआ तो हम उससे पूर्व की संध्या की बात करते हैं। पूर्व की संध्या की इसलिए बात करते हैं कि उससे पूर्व ही जो संविधान से रिलेटेड जो कार्य होने शुरू हो गए थे, क्योंकि उससे रिलेटेड तमाम चीज़ें उस टाइम पे ये एक बड़े स्तर पर ये होना शुरू हो गया था। ठीक है, अब संविधान की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान देश के मौलिक कानून के रूप में हमारे मूल्यों और सिद्धांतों और शासन के ढांचे का प्रतीक है। देखिए किसी भी, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, क्योंकि गुलामी के बाद हम आज़ाद हुए तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी उठ गई कि जैसे कि रवि जी ने कहा कि इतना बड़ा जो देश है, इस देश को व्यवस्थित रूप में संचालित करने के लिए हमें किसी न किसी कानून की जरूरत है। अगर मान लीजिए कानून ना बनता, जब किसी का मन आता है तब वो हिंसा कर देता, या कहीं इतना बड़ा राष्ट्र उसको संचालित करने के लिए कहीं ना कहीं कोई नियम और चीज़ों को हमें रखना बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया था। इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हमें एक नियम, एक कानून के तहत अपने कार्यों को संपादित करने के लिए तमाम चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। और जहाँ तक रही, मैंने आपसे कहा कि जब आपको ये पता होगा कि संविधान क्या है, एक संवैधानिक दस्तावेज है, जैसे आप सभी को पता है, जिसमें शासन के जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं उनका वर्णन किया जाता है और जिसके अनुरूप किसी भी देश के या किसी राज्य के में शासन को कहीं ना कहीं संचालित करने के लिए बड़ा ही अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहाँ पर मैंने क्या कहा आपसे कि मौलिक कानून के रूप में हमारे जो सिद्धांत हैं और सिद्धांतों के जो ढांचे का प्रतीक कहीं ना कहीं इसको लेकर चलते हैं, और भारतीय संविधान की सर्वोच्च विधि के रूप में भूमिका ये निभाता है। सर्वोच्च, अगर कहीं भी अगर हम कहें भारत का जो सबसे बड़ा दस्तावेज जिससे भारत को संचालित किया जा सकता है, तो वो सबसे बड़ा जो दस्तावेज के रूप में, जो सर्वोच्च विधि के रूप में जो अपनी भूमिकाओं को निर्वाह करता है, वो हमारा संविधान है। तथा जो राज्य और साथ ही उसके जो कामकाज हैं उनके जो मार्गदर्शन ये करता है, और संविधान द्वारा नागरिकों के उनके अधिकार और उनकी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करते हैं। अब आपके जो अधिकार हैं, आपको कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं संविधान से जिससे आप स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को किसी दूसरे के समक्ष आप रख सकते हो। अगर संविधान नहीं होता, दो पल के लिए सोचिए, संविधान नहीं होता, कुछ ऐसी चीजें होती जो आपने जैसे मुगल शासनकाल में देखा, या कुछ जो राजा महाराजा होते थे उनके शासनकाल में होता है, तो जो राजा कोई अगर कोई आदेश देता है तो उसी के अनुरूप जनता क्या करती है, अपना कार्य करती है, उसमें कोई विरोध भी नहीं कर सकता। अगर राजा ने अगर कोई गलत डिसीजन भी दिया है तो जनता उसी के ही वो गलत डिसीजन के अकॉर्डिंग चलती है और विरोध नहीं कर सकती। अब जब संविधान आता है तो संविधान हमें अपने अधिकार और उसको विरोध करने का, अगर जो सही है सही को सही कहना और गलत के प्रति अपना विरोध दर्ज करने के लिए हमें क्या करता है, कुछ मौलिक अधिकारों को प्रदत्त करता है, और साथ ही ये जो अधिकार है ये हमें जो दिया जाता है वो संविधान द्वारा ही दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि संविधान का अर्थ क्या है। थोड़ा सा डीपली जाऊंगा। किसी राज्य का संविधान मूल सिद्धांतों जो स्थापित परंपराओं का एक क्या है, मौलिक समूह है। किसी भी राज्य को या देश को संचालित करने के लिए कुछ ऐसे मौलिक हमारे परंपराएं हैं जो संविधान में निहित हैं, उसके समूह के रूप में उसको निर्वाह किया जाता है, जिसके आधार पर राज्य के द्वारा जो शासन संचालित किया जाता है, और राज्य की जो ये सरकार की जो संस्थाएं होती हैं, संस्थाओं को कुछ ऐसे शक्तियां प्रदान की जाती हैं, और साथ ही जो नागरिक होते हैं उन नागरिकों को भी कहीं ना कहीं उनके अधिकार दिए जाते हैं। बेसिकली अगर हम जो थोड़ा फंडे की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, किसी भी देश का जो देश के लिए संविधान के शासन को क्या है, मूल जो आदर्श होते हैं, आदर्शों का कहीं ना कहीं हमें संकेत मिलता है। और साथ ही अगर हम ये कहें कि इस पर से ये स्पर्श होता है कि सरकार के जितने विभिन्न अंग होते हैं उनके कार्य किस प्रकार से होंगे, उनके बीच किस प्रकार से संवाद होगा, अंतरः संवाद किस प्रकार से होगा, ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत होता है। और जो संविधान होता है, बेसिकली अगर आप देखोगे सरकार के साथ जो जनता के जो संबंध होते हैं ना, उनका निर्धारण भी कहीं ना कहीं इसके द्वारा किया जाता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र पर हो या फिर व्यापारिक क्षेत्र पर हो, या किसी भी तरीके से अगर हम कहें, कहीं ना कहीं व्यवहारिक ढांचे के आधार पर हम इसको निर्मित करते हैं। तो अगर देखें बेसिकली और चीजें अगर देखें तो ये कहता है कि जो शक्तियों की सीमाओं के साथ जो हमारे जो नागरिक होते हैं उनके कर्तव्य है, और उनको कहीं ना कहीं संतुलन करने के लिए कहीं ना कहीं कार्य ये करता है। और देखिए इसमें स्पष्ट तौर पे ये कह रहा है कि यह देश के सर्वोच्च कानून के रूप में भी अपनी क्या करता है, भूमिका को निर्वाह करता है। देखिए
संविधान एक तरीके से एक बहुत बड़ा कानून है। ये कानून के रूप में जो कार्य हैं उनको संपादित करता है। जो आपकी जो चीजें, जो आपके मूल अधिकार है, एक कानून के दायरे पे ही रहकर आप अपने मूल अधिकारों को क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको मूल अधिकार नहीं दिया जाता तो आपको कहीं अगर स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया जाता, जो तमाम जो हमें अगर कहें जो मौलिक अधिकार जो हमें संविधान द्वारा जो प्रदत्त किए गए अगर वो नहीं दिए जाते तो हम सोचते हैं कि हम किसी का विरोध भी नहीं कर सकते, हम अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते। जो कहा गया है वही चीज़ होती। तो ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए संविधान की अगर हम बात करें तो जो सरकार के कामकाज को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्थाओं को रखने के लिए, अब देखिए इतना जो किताबी ये भाषा मैंने आपको बता दी है। अब देखिए हम जब बात करते हैं कि 1947 से पूर्व जब जो घटनाक्रम रहा, संविधान जब हम आज़ाद हुए, संविधान की हमें इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि देश के सामने सबसे बड़ा एक जो संकट खड़ा उठा है कि इतने बड़े देश को संचालित करने के लिए, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत को तो उन्होंने जिस प्रकार से शासन व्यवस्था करी थी, चाहे आपने देखा होगा ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत जो आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1973 था, या फिर कहें पिट इंडिया एक्ट 1984 था, या कहें चार्टर एक्ट 93 था, या फिर कहें चार्टर एक्ट 1813 था या 33वां था, या फिर कहें चार्टर एक्ट जो 1853 था। तो ये जो चार्टर एक्ट बनाए थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस देश को संचालित करने के लिए कुछ ऐसी विधाओं का निर्माण किया था। तो जब भारत आजाद हुआ, जब ब्रिटिशर यहां से गए, तो सबसे बड़ी समस्या उठ गई कि इतने बड़ी जनसंख्या को किस प्रकार से नियंत्रण कर जाए। अब अगर हर कोई ये कहेगा कि मैं भारत का नेतृत्व करूं, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग आके खड़ा हो जाए, कोई भी व्यक्ति कहेगा कि मैं बनना चाहूंगा, मैं ये नेतृत्व करना चाहूंगा, मगर संविधान की इसलिए आवश्यकता पड़ेगी कि इस देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को संतुलित करके एक समान तरीके से इसको कानून व्यवस्था के तौर पे, जिसमें जातिगत हिंसा ना हो, सामाजिक संवाद बना रहे। जितने भी, अगर मैं कहूँ जैसे कि हमारे देश में विविधताओं का ये देश है और बहुत खूबसूरत संविधान है हमारा, तो इसको मद्देनजर रखते हुए इस तरीके का संविधान गढ़ा गया। देखिए मैंने आपसे ये भी कहा कि किसी भी राष्ट्र के संविधान में जो निहित दो दर्शन की अगर मैं बात करूं, वो चाहे किसी भी प्रकार के सरकार हो, वो राष्ट्र के शासन के दर्शन के रूप को कहीं ना कहीं निखारने का कार्य करती। अब यहाँ पर देखिए कुछ मैं फैक्चुअल चीज़ों में जा रहा हूँ, फिर आपको जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ नोट्स हैं, आपको ये इसके बारे में बताऊंगा। पहले थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं तो भारत का संविधान भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च कानून है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान भारतीय गणराज्य का क्या है, तो आपको उस समय दिया जाता है सर्वोच्च कानून या अल्प कानून या दोनों में से कोई नहीं। तो इस प्रकार की चीजें पता है तो आपको पता होना चाहिए सर्वोच्च कानून के रूप में यह है। देश की जो राजनीति व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करता है। मैंने इससे पूर्व आपको कहा कि जो एक स्वरूप हमारे सामने खाका तैयार करता है, और सरकार की जो संस्थाओं हैं उनकी जो शक्तियां हैं उनके उत्तरदायित्व जो परिभाषित ये करता है, और संविधान द्वारा क्या होता है हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी कहीं ना कहीं सुरक्षा करता है। अगर मान लीजिए आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, बोलने का अधिकार दिया गया, आप किसी चीज का विरोध करने का अधिकार, मगर कोई मान लीजिए कोई डीएम आपको कहता है कि तुम अपना अधिकार व्यक्त नहीं कर सकते हो, तुम्हें यह स्वतंत्रता नहीं है, तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में उसमें अपील दायर कर सकते हो। तो आपके जो अधिकार जो संविधान द्वारा दिए गए उनको कोई नहीं छीन सकता है। तो याद रख लीजिए। तो इनकी जो सुरक्षा करता है वो सर्वोच्च न्यायालय हमारी ये करता है, क्योंकि ये क्या है संविधान को कहीं ना कहीं बचाने का कार्य करता है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की जो रक्षा के साथ साथ शासन के सिद्धांतों की भी क्या करता है कहीं ना कहीं उनको रेखांकित करता है, और देश के शासन प्रशासन और मार्गदर्शन के लिए कहीं ना कहीं नियम बनाते हैं किस प्रकार से हमें जो कहें जो वैश्विक स्तर पर हमें अपने आप को प्रदर्शित करना है, या व्यापार के क्षेत्र में करना है, या कहें अलग अलग क्षेत्रों में राजनीतिक क्षेत्र में कहें, या फिर राजनीतिक क्षेत्र की चेतना की बात करें, औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, कृषि के क्षेत्र में कहें, कहीं ना कहीं नीतियों के आधार पर ये इसको समाहित किया गया। देखिए कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर कुछ चीजें हैं। देखिए संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम कभी क्वेश्चन पूछा था कि जो भारतीय संविधान है उसका सिद्धांत का जो दर्शन सर्वप्रथम किसके दिमाग में पहले आया कि भैया हमारा संविधान होना चाहिए। तो ये जो सर्वप्रथम जो ख्याल आया वो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में इसको निर्मित करने के लिए स्वराज विधेयक में ये मिलता है। आप कभी पढ़ोगे स्वराज विधेयक में जो वर्णन हमें मिलता है, तो उसमें जो संविधान सभा की सर्वप्रथम जो कल्पना आई ना, जब ब्रिटिशर इस देश में थे तभी ये संविधान से संबंधित चीजों को क्रियान्वित करने के लिए हलचलें शुरू हो गई थी। और ये जो बाल गंगाधर जो तिलक थे इनके निर्देशन में कहीं ना कहीं एक नीति निर्माण के लिए जो राजस्व अगर मैं कहें राज विधेयक कहीं ना कहीं मिला। और आता है 1922 का वो साल था जिसमें गांधी जी ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा की आवश्यकता पर बल दिया।
अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शख्स था जिसने संविधान की आवश्यकता पे सारथी रूप में बल दिया था, बल किसने दिया? गांधी जी को ये महसूस हो गया था अगर ब्रिटिशर चले जाएंगे तो हमारे सामने सबसे बड़ी जो समस्या आन खड़ी उठेगी वो हमारे देश को संचालित करने की सबसे बड़ी समस्या ये आन उठेगी। तो गांधी जी ने पूर्व में ही भांप लिया था, इसलिए संविधान की इच्छा को जो जाहिर किया गया था, जो ये कहा गया कि हमें इस चीज की आवश्यकता होगी, इस पर जो सारथी रूप में जो बल दिया गया था वो आपके महात्मा गांधी ने दिया गया था। साल आता है 1940 के की अगर हम बात करें तो उसमें अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम संविधान सभा को स्वीकार किया, जिसमें गांधी जी के द्वारा कहा गया कि भैया 1922 में कि हमें भी संविधान की जरूरत होगी। तो ब्रिटिशों को ये लग गया था कि भारत हमारे हाथ से निकल गया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, बहुत बड़ी संख्या में विरोध हो रहा था। तो जब गांधी जी ने ये कहा कि हमें संविधान की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव था कि अगस्त के महीने में ही इस प्रस्ताव को रखा गया था, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों के सामने सर्वप्रथम किया गया था, जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में यह प्रस्ताव रखा गया कि हमें भी अपने संविधान की हमें आवश्यकता है। तो इसके लिए वो पटल पर रखा गया। तो कहीं ना कहीं इस संविधान सभा की जो मांग थी उसको कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया था, इतना ध्यान रखिएगा। साल आता है 1942 में, एक किप्स मिशन आता है, इसने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को इस पर से और स्वीकार किया। कभी आपसे क्या पूछा जाता है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे वो पूछा जाएगा कि भारत में संविधान सभा के गठन की बात को किस के रूप में स्पष्टता से स्वीकार किया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए किप्स जो मिशन है ये बहुत ही ज्यादा रोल फैक्टर है। अगर इसको पढ़ोगे तो ये इसको ही कहीं ना कहीं इसको सार्वधिक जिम्मेदारी अगर कहें तो इसने अपने बहुत अहम भूमिका को कहीं ना कहीं निर्वाह किया था। देखिए, जब हम संविधान का जब संवैधानिक विकास की जब हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत, जैसे आपको मैं कहूँ, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी चीजें बनी थी, मैंने जैसे कहा रेगुलेटिंग एक्ट थे, फिर जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जैसे हम बात करें, जैसे भारत अधिनियम की अगर हम बात करें, जब भारत आजाद हुआ था तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जैसे भारत अधिनियम आपने पढ़ा होगा, 1858, 1861 पढ़ा गया, 1892 पढ़ा होगा, 1909 पढ़ा होगा, 1919 पढ़ा होगा, 1935 पढ़ा गया। फिर जो स्वतंत्र भारत अधिनियम जो आया था 1947 में आया था। तो हमें फैक्चुअल चीजों को सबसे ज्यादा देखना है कि भैया हम ये पूछा जा सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट, प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष इसको लाया गया था। तो आपको पता है 1773 से ये चीजें आ गई थी, जब हमारे देश में जब जो मुगलों का जब शासन का अंत हुआ, तो अगर मैं कहूँ 16वीं शताब्दी में जिस प्रकार से ब्रिटिशों का आगमन हुआ, कंपनी के रूप में जब ये आगमन हुआ, तब से यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत में कंपनी ने अपनी जड़ें फैलाने शुरू करी, क्योंकि व्यापारिक रूप में ये आए थे। तो व्यापार के रूप में जब आए थे तो धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर क्या करा, अपनी जो कॉलोनियों को विस्थापित करा और कहीं ना कहीं ये इस रूप में ज्यादा सफल रहे, देश में व्यापारिक केंद्र स्थापित करे। कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर उन्होंने चीजों को समझना शुरू करा, तमाम चीजें इसके अंदर रही थी। जब बात करेंगे, देखिए हमने कहा कि संगठन को इस पर से स्वीकार किया, परंतु इसके व्यवहारिक रूप में अगर कहें 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसको प्रदान किया। देखिए, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा का गठन को स्वीकार तो किया गया, तो व्यवहारिक रूप में इसको कब मान्यता मिली? तो ये कैबिनेट जो मिशन था इसके प्रस्ताव में 1946 में ये किया गया था। तो इतना तो मुझे लगता है आप लोगों को स्पर्श हो गया होगा। जिनका माइक खुला है, प्रियंका अपना माइक बंद कीजिए। मैम अपना माइक बंद करिए। इनको आवाज नहीं आ रही, आप बोलिए कोई बच्चा। मैडम अपना माइक बंद करिए। प्रियंका मैम, बच्चों आप लोगों की आवाज सुने तो आप बोल रही है। माइक आवाज कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि प्रियंका मैम से माइक बंद करने के लिए कह रहा हूँ। जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि आपकी आवाज पहुंच सकती है तो आप बोलिए उनको। अरे प्रियंका मैडम, हेलो हेलो, माइक बंद कर लीजिए कृपया, अनुरोध है आपसे। शायद सो गई सर, ये प्रियंका मैडम सो गई है, माइक खुल के। कर दीजिए सर।
चलिए, यहां तक तो मुझे लगता है आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? समझ में आ गया आपके? देखिए, कुछ और गहराई की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान का जो निर्माण था, जो भारत संविधान सभा का गठन, जो संविधान सभा के जो प्रमुख आवाजें जब उठी थी, तो भारतीय संविधान के उद्देश्य के लिए लोगों ने, चाहे आदिवासी, दलित, पृथक निर्वाचन, भारत में जो संघवाद है, केंद्र राज्य संबंध, और जो शक्ति राष्ट्र को जो भाषा दी गई है, तो ये तमाम इसके अंतर्गत ये आ जाती है। अब यहाँ पर आता है, देखिए, मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज रख रहा हूं कि भारतीय संविधान का निर्माण या कहें नए युग की शुरुआत। तो कुछ यहां से आपको बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। याद रखिएगा, संविधान का निर्माण की जब हम बात करते हैं, तो संविधान निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया थी, याद रखिएगा, जिसमें एक राष्ट्र और संघ के लिए एक संविधान बनाने का काम किया गया था। याद रखिएगा कि संविधान निर्माण की जब हम बात करते हैं, तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक क्या था, एक चरण था, जिसमें हम राष्ट्र की बात करते हैं, संघ की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उसको एक संविधान बनाने का काम इसके द्वारा किया गया। कुछ पॉइंट और देखिए। दूसरा पॉइंट है कि संविधान एक राष्ट्र की रचना और संसद, संघ, शासन, नागरिकों के अधिकार और हाँ, बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये बोल रहा था कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं या कोर्ट में पूछता है इनको सर? ये देखिए, हम विस्तार में जा रहे हैं, तो वहां पर से कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकते हैं, याद रखिएगा। जितनी तुम गहराई से पढ़ोगे उतना आपके समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? हेलो, चलिए, देखिए, हमने कहा कि जब नए युग में कि जब हम बात करते हैं कि संविधान का जब निर्माण हुआ, एक नए युग की जब शुरुआत हुई, तो संविधान की अगर हम जरूरतों की बात करते हैं, राष्ट्र की रचना कैसी होनी चाहिए, संसद कैसा होगा, शासन कैसा होगा, नागरिकों के अधिकारों के बारे में चर्चा की गई, कर्तव्यों के बारे में, और सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं ना, उनमें किस प्रकार से न्याय क्रिया होगी और आदि को निर्धारित करने के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में माना जाता है। और यहाँ पर देखिए कि संविधान एक राष्ट्र के नागरिकों के अधिकारों के लिए बारे में बात करता है, कर्तव्यों के बारे में बात करता है, और जो सरकार की जो रचना है और शक्तियां हैं और राष्ट्र की संस्थाएं जितने भी हैं, और साथ ही न्यायपालिका के बारे में बात करें, फिर ये राजनीतिक प्रतिक्रिया के बारे में कहें, या अन्य राजनीतिक जो सामाजिक मुद्दे हैं, उनको विस्तृत रूप में कहीं न कहीं संचालित करने का कार्य करता है। जो ये तमाम चीजें मैंने जो अंडरलाइन किए हैं, ये देखिए, ये सारी चीजों को लेकर क्या किया गया, संविधान को निर्मित किया गया है। तो जिसमें आपके जो संविधान क्या है, राष्ट्र के नागरिकों के अधिकारों के बारे में बात करता है, आपके जो कर्तव्य हैं उनका बोध कराता है, सरकार की संरचना कैसी होनी चाहिए, सरकार क्या चीजें करेंगी, उनकी शक्तियां कैसी होंगी, उनको कितनी शक्तियां दी जाएंगी, और जब कोई राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं और उनका क्या दायित्व होगा, और न्यायपालिका है, न्यायपालिका किस प्रकार से कार्य करेगी, अगर राजनीतिक प्रतिक्रिया है तो राजनीतिक प्रतिक्रिया के अंदर किस प्रकार से जनता द्वारा चुने गए किस प्रकार से सांसद, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनके दायित्व क्या होंगे, वो है। और सामाजिक मुद्दे हैं, क्योंकि संविधान में ये चीज को भी रखा गया है कि हमारे जो सामाजिक मुद्दे होंगे वो किस प्रकार से होंगे, उनको विस्तृत रूप में कहीं ना कहीं उसको संचालित करने के लिए ये कार्य किया गया। अब क्वेश्चन आता है कि संविधान क्या है। संविधान क्या है, ये देखिए, संविधान नियम और उप नियमों का एक लिखित दस्तावेज है, याद रखिएगा। अब क्या है, संविधान क्या है, एक नियम है, कहीं नियम से चलने वाला कोई एक ऐसा संस्थान है जिसमें उपनियम है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अनुसार क्या होता है, सरकार द्वारा उसका संचालन किया जाता है। देखिए, संविधान का संचालन कौन करता है, आप और हम तो नहीं करते हैं, जो सरकार में बैठे जो नुमाइंदे हैं वही इसका क्या करते हैं, संचालन करते हैं। अब क्या है, देखिए, यह क्या है, देश की राजनीतिक व्यवस्था की बुनियादी ढांचा का निर्धारण करता है। जो देश का जो बुनियादी ढांचा है, कहीं ना कहीं उसको निर्धारित करने का ये कार्य करता है। और अगर हम बात करें, प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों और उद्देश्यों के जो मूल्य का दर्पण होता है कि हमारा जो देश है भारत, तो उस देश के किस प्रकार से आदर्श हैं, जो उसकी संस्कृति है, उसके उद्देश्यों को किस प्रकार से हम अचीव करेंगे,
और उसके जो मूल सिद्धांत हैं उन मूल सिद्धांतों को किस प्रकार से हम दर्पण पर उकेरेंगे, कहीं ना कहीं वो एक उसका आईना है। तो याद रखिएगा, देखिए संवैधानिक विधि की अगर हम बात करें तो देश के सर्वोच्च विधि ये होती है। अगर हम देखें संविधान से ऊपर किसी चीज को नहीं रखा गया, वो सर्वोच्च विधि के रूप में ये कहा जाते हैं। तभी सभी अन्य विधि इसी पर आधारित होते हैं, क्योंकि जो संविधान है, संविधान से ही रिलेटेड सभी चीजें क्रियान्वित होती हैं और संविधान को ही महत्व दिया गया। देखिए जैसे हमारे भारत में अगर कहें जितने बहुत ढेर सारे ऐसे धर्म हैं, हिंदू धर्म हम कहते हैं, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो। जैसे हमारा हिंदू धर्म के आधार पर अगर हम बात करें तो संविधान को हमने सबसे नहीं क्या बोलते गीता हो गया, कुरान हो गया, जैसे बड़े बड़े चीजों को रखा है। तो इन चीजों से भी सर्वोपरि अगर मैं कहूँ, इन ग्रंथों से भी ऊपर जो सबसे बड़ी चीजें रख दी गई हैं, संविधान की वो किताब को रखी, संविधान का वो नियम को रख दिया जिससे कि सभी चीजें संचालित हो, चाहे वो धर्म हो, धर्म से भी ऊपर अगर किसी को रख दिया गया तो संविधान को रखा है। तो इसीलिए संविधान की हमें आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हमें अपने सिद्धांतों का, अगर मूल्यों का, अगर कहें हमारे जो नियम कानून है उसका पता चलता है। संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये निरंतर पनपता रहता है। ये कह रहा है कि संविधान एक स्थिर जड़ नहीं है जो एक बार लगा दिया जड़ जो फैलेंगी नहीं, ये निरंतर अपना विस्तार करते हुए जाता है, अपने आप को अपना, इसकी जो पंखुड़ियां हैं वो दिन पर दिन चौड़ा होता रहता है, इसमें विस्तार होता रहता है। जैसे मैं अगर विस्तार के रूप में अगर हम बात करें, इसमें समय समय पर क्या होता है, संशोधन तमाम चीजें होती रहती हैं। ये वर्षों से चली आ रही एक परंपरा देश के शासन में अपनी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। जो संविधान है वो अगर हम कहें जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से ये जो प्रतिक्रिया है वो निरंतर इसी के आधार पर ही क्या कर रहा है, हमारा संपूर्ण देश कहीं ना कहीं क्रियान्वित हो रहा है। इसी के आधार पर, इसी के जो नियम है, कानून है, इसी के आधार पर निरंतर आगे गतिशील ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वाह करता है। देखिए संविधान राज्य की जो विधायिका है, चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे वो न्यायपालिका की स्थापना करता है। देखिए संविधान तीन चीजों से मिलकर बनता है। देखिए हम जैसे कहते हैं संविधान की राज्य विधायिका होती है, कार्यपालिका होगी और न्यायपालिका को, इन तीनों से निर्मित होता है। और उनकी शक्ति और दायित्वों का कहीं न कहीं सीमांकन और जनता और जो राज्य के संबंधों का कहीं ना कहीं ये एक विनियमन करता है। याद रखिएगा, ये चीज आपको नोट कर लेना है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको ये याद रहना ही चाहिए कि संविधान राज्य की विधायिका के रूप में कार्य करता है, कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है, न्यायपालिका की स्थापना इसके द्वारा की गई है और उनकी शक्तियों और उनके जो दायित्व हैं उनको बताया गया है। और जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो भारत की जो सीमाएं हैं, सीमांकन का अंकन करता है और जनता साथ ही जो राज्य के मध्य किस प्रकार के संबंध होने चाहिए उनका भी कहीं ना कहीं ये आकलन करता है, उनके भी कहीं ना कहीं नियमों से ये बात के रखता है। देखिए जो अब यहाँ से महत्वपूर्ण चीजें आ रही हैं जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं फैक्चुअल चीजें ला रहा हूँ, फिर मैं विस्तार में जाऊंगा, पहली चीजें आपको समझ में रख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1922 में संविधान सभा का निर्माण की मांग किसने रखी, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको ये पता होना चाहिए वो गांधी जी थे। गांधी जी ने ही भारतीय संविधान सभा के सामने, अगर संविधान सभा के सामने संविधान निर्माण की मांग रखी। किस वर्ष रखी? 1922 का वो दशक था जिसमें ये रखे थे। फिर आता है, उसके बाद आता है कि 1927 में कांग्रेस के जब मुंबई में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में जो मोतीलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 1927 में जो मुंबई में जो कांग्रेस का अधिवेशन था तो उसमें संविधान से रिलेटेड एक प्रस्ताव पारित किया गया था, प्रस्ताव रखा गया था, वो किस शख्स द्वारा रखा गया था? तो क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए ये मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया था, याद रखिएगा। फिर आता है साल 1934 में कांग्रेस की कार्य समिति ने पहली बार संविधान सभा की औपचारिक रीतियों की क्या की थी, मांग प्रस्तुत की। क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन बनता है कि पहली बार संविधान सभा की औपचारिक जो रीति हैं उनकी जो मांग को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस समिति वो थी, इन्होंने जो ये मांग को रखी गई थी, जो प्रस्तुत किया था, ये 1934 में ये मांग को कहीं ना कहीं इन्होंने रखा था। फिर आते हैं, साल था 1940 में, लॉर्ड लिविंगो करके थे, इनके प्रस्ताव ने स्वीकार किया। तभी क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान का निर्माण जो भारतीय प्रतिनिधित्व सभा द्वारा ये पेश तो किया गया, तो ये किस वर्ष ये पेश किया गया था? ये आपको पता होना चाहिए कि साल था
1941 का 40 का वो साल था जिस समय इस चीज को क्या किया था, रखा गया था। ये चीज याद रख लीजिएगा। अब आते हैं, देखिए आता है साल था 1942 में, जो स्पोर्ट ना, स्पोर्ट ये क्या है, किप्स में भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए भारत आए थे। क्वेश्चन पूछा है वो कौन सा विदेशी शख्स था जो भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए बेसिकली भारत आया था। वो भारत किस वर्ष आया था, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए। 1942 का था। स्पोर्ट किप्स करके वो था, स्पोर्ट करके ये है। तो ये क्या था, भारत आए जब भारतीय जो नेता थे, जब इन्होंने सर्वमान्य तरीके से, जब जोर शोर से भारतीय संविधान की औपचारिक जो रीतों को जो प्रस्तुत किया, मांग रखी गई थी, क्योंकि 1940 में इसकी जो प्रस्ताव को कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया गया था। जब स्वीकार कर लिया गया था तो एक कमेटी का दल इंग्लैंड से आया, स्पोर्ट ये किप्स करके थे, किप्स मिशन जिसे हम बोलते हैं बाद में। तो 1942 में ये आया और इसने भारतीय जितने भी नेता थे उन नेताओं से वार्ता करी। और फिर आता है साल, ये साल था 1946 में, भारत के जो उसमें मंत्री पृथ्वी लॉरेंस करके थे, ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष। उस समय क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1946 में व्यापार मंडल के अध्यक्ष के रूप में कौन अपने कार्यों को निर्वाह कर रहा था, अपने दायित्वों को निर्वाह कर रहा था। तो आपको पता होना, सर स्पोर्ट करके, स्पेट फोर्ट करके किप्स हैं। इन्होंने और नौवहन विभाग के प्रथम जो लॉर्ड एल.वी. अलेक्जेंडर जो थे, ये कैबिनेट मिशन के नाम से इनको जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के नाम से किस शख्स को जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नौवहन विभाग है कि जो प्रथम अध्यक्ष के रूप में, जो सदस्य के रूप में थे, लॉर्ड ए.बी. अलेक्जेंडर के नाम से किप्स मिशन ये नाम रखा गया है, इनके नाम से इसको जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको मुझे लगता है कि आपको स्क्रीनशॉट खींच लेना चाहिए, क्योंकि मैं ग्रुप में बाद में इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, याद रखिएगा। अब आते हैं, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में कुल अगर कहें, ये बहुत दफे क्वेश्चन पूछा गया है, जो कुल सदस्य संख्या थी उस टाइम पर, ये क्या थे आपको 389 389 ये सदस्य थे। क्वेश्चन पूछा था जो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कुल सदस्य संख्या कितनी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको पता होना 389 वो क्या थे, सदस्य संख्या थी। पूछा जाता है, कभी पूछा जाता है कि ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे और देसी जो रजवाड़े थे, जो रियासतें थे, उसने कितने थे, और जो आपके जो प्रतिनिधि, जो चीफ कमिश्नर थे, वो कितने थे। तो आपको पता होना चाहिए, ब्रिटिश भारत की जब हम बात करते हैं तो वहां से 292 प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांत से इतने सदस्य आए। जो देशी रियासतें थी वहां से 93 सदस्य आए, और 4 प्रतिनिधि के रूप में, जो आपके जो गवर्नर के रूप में, जो अलग अलग, चाहे बंगाल हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो मुंबई हो, जो अलग अलग प्रेसिडेंटी जो क्षेत्र थे, यहाँ से भी 4 चीफ कमिश्नरों ने क्या किया, इसमें प्रतिनिधित्व किया था। याद रखिएगा। अब बात करेंगे कि संविधान सभा का गठन के बारे में बात करेंगे। अब गठन कैसे हुआ इसको थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको इसके तरफ मैं ले जाना चाहूंगा। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए क्या हुआ। साल था आपका 1946 का, वो साल था संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई और अगस्त में 1946 में ये हुए। वहां पर 296 सीटों हेतु इसमें क्या हुआ, चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यहाँ पर 208 सीटें मिली, और मुस्लिम लीग को 73 हुए, और छोटे मोटे जो स्वतंत्र दल थे उनको 15 सीटें यहाँ पर प्राप्त हुई। तो ये तो था जब भारत में चुनाव हुए थे उस टाइम पर 1946 में, तो ये स्थिति बनी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उस टाइम पे कितने सीटें प्राप्त हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए 208 सीटें प्राप्त हुई थी। मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी, और जो छोटे मोटे जो स्वतंत्र रूप से जो सदस्य थे उनको 15 सीटें यहाँ पर प्राप्त हुई थी। अब यहाँ पर जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पूर्व में बोला था, देखिए जिस समय मैंने कहा जो 389 जो सीटें थी उस टाइम पे
पाकिस्तान जब अलग देश बनने पर जब बना तो ये अलग हुआ तब भारतीय संविधान सभा की जो सीटें थी 389 सीटों के स्थान पर, क्योंकि भारत ये जो सदस्य थे कुछ इस प्रांत से जितने भी पाकिस्तान के जो क्षेत्र से जो सदस्य थे ये भी आते थे। तो जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो इन क्षेत्रों से जितने भी जो प्रांतीय सदस्य आते थे वो हट के इस देश के अंतर्गत चले गए। अब जो सदस्य संख्या जो रह गई थी, पहले तो 389 थे, अब जो सदस्य संख्या रह गई थी वो आपके 299 ही रह गए थे, जिसमें से 229 सदस्य प्रांतों से थे और 70 सदस्य जो थे आपकी देशी रियासतों से थे। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था, यहाँ पर पूछा था कि जो देशी रियासतों से जो संख्या थी वो आपके 293 सदस्य थे और 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से ये उसमें थी और 4 प्रतिनिधित्व कमिश्नर ये थी। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया। अब जो देशी रियासतों से जो सदस्य जो संख्या रह गई थी वो आपके 70 सदस्य ये रह गए थे। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपने स्टेट की अगर पीसीएस की बात करें तो वहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान सभा में जो महिलाओं को जो शामिल किया गया तो महिलाओं की संख्या कितनी थी, क्वेश्चन पूछा जाता तो आपको पता होना चाहिए 15 महिलाएं वहां पर शामिल की गई थी। तो याद रखिएगा ये 15 महिला को हमेशा याद रखिएगा, 15 महिला जो ये प्रांत थे 389 जो थे उसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन बनता है कि जब भारत जो संविधान सभा की जब बैठक हुई थी, ठीक है, प्रथम बैठक कब हुई थी, द्वितीय बैठक कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे पूरा थोड़ा सा हम इधर देखते हैं। देखिए जब संविधान सभा का जब गठन की जब मैं आपके सामने बात करूं तो किप्स मिशन की मैं कहूं, जब किप्स मिशन था जब ये असफल हुआ 1946 में, जब ये असफल हुआ 1946 में, फिर 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, सर स्टैफर्ड करके थे और किप्स थे और सारे अलेक्जेंडर, इनको क्या किया था, इनको इंग्लैंड से भारत भेजा गया था। क्योंकि जब किप्स मिशन फेल हुआ, जब ये असफल हुआ तो 3 कमेटी सदस्य जो कैबिनेट रैंक के जो सदस्य थे इनको भारत भेजा गया। जब ये भारत भेजा गया, जिसे मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि इसी के नाम से क्या रखा था, कैबिनेट मिशन ये रखा गया था, कैबिनेट मिशन इन तीनों के नाम पर ये रखा गया था। तो कैबिनेट मिशन के रूप में इनको भारत भेजा गया था, 3 सदस्यीय ये दल था, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के तो 3 सदस्यीय दल इंग्लैंड से कब भारत आया था, तो आपको बताना चाहिए 1946 में ये भारत आया था। और कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव द्वारा अंततः अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का रूप या कहें प्रारूप यहां पर स्वीकार कर लिया, जिसे भारतीय जो संविधान सभा का नाम दिया गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का पूर्व में क्या नाम था, तो आपको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो कैबिनेट मिशन था इसने प्रस्ताव रखा था भारतीय संविधान का निर्माण के लिए एक जो प्रारूप समिति या कहें प्रारूप एक स्वीकार किया गया था, जिसे बाद में संविधान सभा का नाम दिया गया था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये कैबिनेट मिशन है, इसने अपनी बहुत ज्यादा मैं कहूँ अगर अपनी भूमिका को निर्वाह किया था। तो ये इतना बड़ा ये कैबिनेट मिशन है जिसने पूरी रूपरेखा ये बदल कर रख दी गई थी। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जब मैं कहता हूं कि जब ये साल था कैबिनेट मिशन जब आया था 1946 में, उस टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है, लेबर पार्टी के उस टाइम पे ये थे। तो 22 जनवरी 1946 में कोई भारत में जो चल रही जिस प्रकार से राजनीतिक उथल पुथल जिस प्रकार से चली थी, जिस प्रकार से गतिरोध चल रहा था, उसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन को इन्होंने भारत भेजने का निर्णय लिया। और कैबिनेट मिशन के जब सदस्य जो ये 3 जो सदस्य थे जब ये भारत आए, सर पैथिक जो लॉरेंस थे ये इसके अध्यक्ष के रूप में बने। आपको याद रखिएगा जो लॉरेंस थे, इस जो ये 3 सदस्यीय कमेटी आए थे तो इसके अध्यक्ष के रूप में इनको नॉमिनेट किया गया, ठीक है। इतना मुझे लग रहा है आप लोगों के समझ में आ रहा है, बताइए बेटा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हेलो, यस सर। ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा कि जब कैबिनेट मिशन की जब हम बात करते हैं
जिस टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री वहां पर रहे थे, ठीक है, वो लेबर पार्टी के उस टाइम पे रहे थे, क्विलमेंट करके थे। 22 जनवरी 1946 में जिस प्रकार से भारत में गतिरोध चल रहा था, राजनीति उथल पुथल जिस प्रकार से मैंने कहा कि चल रहा था, इस गतिरोध को जब दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 3 सदस्य थे। आपके सामने 3 सदस्य ये हैं। जब ये भारत भेजा गया है तो यहाँ पर जो लॉरेंस थे, पैट्रिक लॉरेंस जो थे, इनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। और जो ये कैबिनेट मिशन था, आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो 16 मई 1946 को इनके द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे हम कुछ उसके प्रावधान थे, जिसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर आगे हम पढ़ रहे हैं, इसको देखिएगा। ये कहता है कि प्रत्येक प्रांत था जो देशी रियासतें थे और राज्य के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी, ये कह रहा है। और आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जो हमारा एक सांसद जो नियुक्त होता है, जो सांसद को जो कैबिनेट का जो सदस्य बनता है, तो उसका प्रावधान भी यहीं से आया था। तो इन्होंने कहा कि जो राज्य की जो जनसंख्या है उसके अनुपात में हम उसको सीटों को आवंटित करेंगे। तो यहाँ पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था की गई थी। जो सांसद जो हमारा जो चुनकर नियुक्त, जो हमारा जो हम सांसद जो चुनते हैं, तो वो जो सांसद जो जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वो जो करता है वो आपके 10 लाख जनसंख्या का वो प्रतिनिधित्व करता है। आप याद रखिएगा, क्योंकि जिस टाइम पे ब्रिटिश भारत में जैसे देशी रियासत थे, देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संगठन का ये निर्माण किया, संघ का निर्माण किया। सॉरी, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, याद रखिएगा। जो यहाँ पर जो मैंने कहा कि भारतीय जो ब्रिटिश भारत की, अगर मैं कहूँ ब्रिटिश भारत की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो देशी रियासतें थीं ब्रिटिश भारत को, और साथ ही जो ब्रिटिश रियासतें थीं, इनको मिलाकर क्या किया गया था, एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया, जिसमें आपकी विदेश, रक्षा, संचार संघ के ये इन्होंने कहा कि भैया इनके अधीन होगा, इनके लिए धन एकत्र करने का इनको अधिकार होगा, संघ को ये अधिकार होगा। और संघ क्या करेगा, इसमें अपनी जो कार्यपालिका है, जो विधान पालिका है, इसमें ये इन्होंने ये कहा कि भैया इस संघ के अंतर्गत कार्यपालिका कार्य करेगी, विधान पालिका कार्य इसमें करेगी। इसमें ब्रिटिश भारत और साथ ही जो देशी रियासतें हैं, ये भी इसमें अपना क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। याद रखिएगा, ये भी अपने क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। और जो मैंने कहा कि इसमें आपको मैंने एक चीज कहा था कि भारतीय संघ का यहाँ पर गठन किया गया था। जो ये संघ था, संघ के विषय भी इसमें रखे गए थे। और देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, संविधान सभा की जो कुल सीटों की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 389 सीटें इसमें थी। ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन को प्रांतों में जो सीटें जो आवंटित हुई थी, 296 सीटें ब्रिटिश भारत के अंतर्गत गई। देशी रियासतों के अंतर्गत जो सीटों का आवंटन हुआ, वो 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित हुई। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये कुछ ऐसे ही चल रहा होगा, तो ये आप लोगों का भ्रम है। तो ये जो बहुत डीपली चल रहा है, याद रखिएगा। जो सीटें थी कुल जो संविधान सभा की जो कुल सीटों की संख्या की जब हम बात करते हैं, 389 सीटें ये थी जो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो 296 सीटें थी। और देशी रियासतों की अगर हम सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर 93 सीटें यहाँ पर आवंटित की गई थी। और यहाँ पर अगर देखोगे 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर थे उसके अधीन जो 11 प्रांत थे यहाँ से हुआ। और चारों का जो चयन दिल्ली, जैसे अगर मैं कहूँ दिल्ली हो गया, अजमेर मारवाड़ा हो गया, तुर्क हो गया, और ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 जो चीफ प्रांतों से ये थे, दिल्ली से हो गया, अजमेर हो गया, कुर्ग थे, ये ब्रिटिश बलूचिस्तान से, ये 4 प्रांतों से अगर मैं कहूँ 4 जो प्रेसिडेंटी जो क्षेत्र थे, यहाँ से 4 चीफ कमिश्नर आए, जो प्रत्येक एक एक करके यहाँ पर इनको नियुक्त किया गया था। याद रखिए, इनको भी इस कमेटी में शामिल किया गया था। तो याद रख लीजिए, कभी क्वेश्चन पता है 4 चीफ कमिश्नर किन किन प्रांतों से आते हैं, तो इनको आप मिलान करिए तो आपको पता होना चाहिए। एक तो था दिल्ली से चयन हुआ,
अजमेर से हुआ, तुर्क से हुआ और ब्रिटिश बलूचिस्तान से 4 ये चीफ कमिश्नरों को यहाँ से एक एक करके नियुक्त किया गया। अब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक प्रांत की जो सीटें थी उनको 3 समुदाय, प्रमुख 3 समुदाय थी, यहाँ पर 3 समुदाय में उस समय बांटा गया था। जो मैंने कौन से प्रांतों की बात करी, जो आपके 296 जो सीटें आई थी, एक तो मुसलमान थे, सिख थे, जो सामान्य ये थे। तो इसमें जो मुस्लिम और सिख के अलावा अगर हम कहें तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में इनको बांट दिया गया। अनुपात क्या था, जनसंख्या का अनुपात क्या था कि 10 लाख पर 1 सीट को रखा गया था। एक जो सदस्य जो चुनकर आएगा वो कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा बताइए? 10 लाख लोगों का वो क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। याद रखिएगा। यहां पर एक चीज और महत्वपूर्ण है, यहां पर देखिए, प्रत्येक जो विधान सभा के प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव एकल संकीर्ण मत के द्वारा के माध्यम से या समानुपाती प्रतिनिधित्व तरीके से यहाँ पर किया जाएगा। देखिए, ये कहता है कि जो विधान सभा के जो प्रत्येक समुदाय के जो सदस्य, प्रत्येक समुदाय से सदस्य आएंगे, वो अपना प्रतिनिधित्व करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये एकल चुनाव के माध्यम से ये क्या करें, अपने मत का प्रयोग करेंगे और साथ ही जो समानुपाती, जो समान जितने भी जनसंख्या है उसके समानुपाती ये कहेंगे, उसमें ये अपना प्रतिनिधित्व करेंगे और अपने मत का ये प्रयोग करेंगे। ये इसमें कहा गया था। देखिए, और ये भी इस जो ये कमेटी बनी थी, कैबिनेट मिशन था जो 1946 की जब हम बात करते हैं, तो इसमें ये निश्चित किया गया था कि जैसे मैंने आपको कहा कि 10 लाख व्यक्तियों पर क्या हो गया, संविधान सभा का क्या होगा, 1 सदस्य नियुक्त होगा। और जो प्रांतों की जब मैं बात करूं तो प्रांतों को संविधान सभा का प्रतिनिधित्व जो करेगा वो जनसंख्या के आधार पर करेगा। एक शब्द मैं जो बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैंने क्या कहा कि जब 10 लाख व्यक्तियों पर क्या करेगा, संविधान सभा का 1 सदस्य जिसे हम सांसद कहते हैं, तो वो क्या करेगा, उसका प्रतिनिधित्व करेगा। और जो ब्रिटिश प्रांतों की जब हम बात करते हैं तो प्रांतों को क्या किया गया, जो संविधान सभा का प्रतिनिधित्व करेंगे, जनसंख्या के आधार पर इसको दिया गया। और मैंने अभी आपसे एक चीज याद रखने के लिए कहा था कि जो भारतीय संविधान था, संविधान सभा में अगर हम कहें महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी, बता सकते हैं कोई मेरे को? बता सकते हैं? 15। हाँ, बिल्कुल सही। इसमें जो भारतीय जो संविधान सभा थी उसमें महिलाओं की संख्या 15 थी। अब एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, इसको भी थोड़ा नोट डाउन करिए, बहुत ही डीपली बता रहा हूं, याद रखिएगा, नोट करिए। अनुसूचित जातियों की जो संख्या थी उस टाइम पर, याद रखिए कि अनुसूचित जातियों की जो उसमें जो संख्या रखी गई थी वो 26 ये थी, याद रखना। 26 अनुसूचित जातियां थी जो सदस्य थे उनमें, और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की जो संख्या पूछी जाती है, ये बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा आपको इसको हाईलाइट भी कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है, जो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या आपकी 15 थी और अनुसूचित जातियों की जो संख्या थी, सदस्यों की संख्या थी, वो आपकी 26 थी, और अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो यहाँ पर थी वो आपकी 33 ये उस टाइम पे थी, याद रखिएगा। और थोड़ा सा और डीपली चलते हैं बेटा। ये कह रहे हैं कि देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चुनाव रियासतों के जो प्रमुखों द्वारा किया जाता है। जो देशी रियासतों की, जब हमने कहा देशी रियासतों की सीटें कितनी थी, यहाँ पर थी आपकी 93 थी, 93 सीटें यहाँ पर आवंटित की गई थी। अब ये देशी रियासतों का जो प्रतिनिधित्व करेंगे, इनका जो चुनाव की जो प्रतिक्रिया थी, ये कहता है कि जो चुनाव जो रियासतें थी, रियासतों के जो प्रमुख थे, जो इनके जो अगर मैं कहूँ जो राजा हुआ करते थे उस टाइम पे, उनके द्वारा इनको क्या किया जाता है, वो प्रमुखों द्वारा इसका चयन किया जाना था। और आपको एक चीज और बताता हूँ, थोड़ा सा और डीपली चलते हैं बेटा। जो देशी रियासतें का जो प्रतिनिधित्व की जब मैंने आपसे बात करी, वो जनसंख्या के आधार पर चुने गए पहली दफे। और जो प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधियों को समझौता एक समिति थी, समझौता समिति याद रख दीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा उसको ध्यान में थोड़ा सा, फिर दोबारा मैं उसको रिपीट करूंगा। जो देशी रियासतों का जो प्रतिनिधित्व की जनसंख्या के आधार पर पहले ये चुने गए, और प्रतिनिधित्वों की जो प्रतिनिधि थे उनकी जो समझौता समिति गठन की गई थी, और साथ ही जो देशी रियासतों की ओर से जो नियुक्ति समिति जो गठित की गई थी,
उसके मध्य, इन दोनों के मध्य क्या हुई, एक तो समझौता समिति थी जो जनसंख्या के आधार पर जो प्रतिनिधि आ रहे थे उसके अंतर्गत ही आती थी, और जो देशी रियासतों के बीच जो नियुक्ति का जो प्रावधान था उसमें नियुक्ति समिति को रखा गया था। उसके मध्य आपसी बातचीत हुई, बातचीत होना उसमें तय किया गया भैया हम आपस में बातचीत करेंगे और प्रांतों को क्या करेंगे, इसकी बात की स्वतंत्रता दी गई थी, और वो आपस में मिलकर क्या करेंगे, जो शासन संबंधी जो पृथक रूप से समूह बनाने की हमने कहीं ना कहीं जिक्र कहते हैं। और एक चीज आपको मैं बताऊं, उसको नोट डाउन करिएगा, जिस समय भारत में अंतरिम सरकार की जब घटना की बात की गई थी उस टाइम पे जो तात्कालीन स्थापना की गई, अंतरिम सरकार की जब तत्काल जब स्थापना की गई थी, उस समय भारत में जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल थे उन्होंने संविधान सभा का किया गया था, समर्थन किया गया था। जब आपके अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था उसमें कुल सदस्य संख्या कितनी थी पूछी जाती है। देखिए क्वेश्चन क्या बना, जिस समय भारत में जब अंतरिम सरकार का गठन हो रहा था उस टाइम पे सभी जितने भी राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल थे उन्होंने उसमें समर्थन दिया, और अंतिम सरकार में जो सदस्य संख्या उस समय थी क्वेश्चन पूछा जाता तो उस टाइम में 14 सदस्य थे, 14 सदस्य थे। अंतरिम सरकार जिसमें अंतरिम सरकार बनी थी उसमें कुल सदस्य संख्या पूछी जाती है, कितनी पूछी जाती है, सदस्य संख्या पूछी जाती है, बेटा कितनी थी बताओगे कोई, सदस्य संख्या कितनी थी, 14 थी। उन 14 में से 6 कांग्रेस के थे, याद रखिए 6 कांग्रेस से आए थे और 5 मुस्लिम लीग से सदस्य आए थे, याद रखिएगा। 4 क्या थे, 6 जो सदस्य थे वो कांग्रेस समिति से आए थे और 5 ये मुस्लिम लीग से सदस्य आए थे, और एक जो सदस्य था वो भारतीय ईसाई थे, और एक सिख कम्युनिटी से आया था, एक पारसी भी आए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारे बीच गोपाल कृष्ण सर जुड़े हैं, ये भी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो मैं गोपाल सर का भी बहुत ही स्वागत इस मैं करूंगा। ठीक है सर, आप तक मेरी आवाज आ रही सर? मनीष जी, हाँ सर, मनीष जी नमस्कार। सर। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। गुरुजी आपका ये इनोवेटिव प्रोग्राम को देखकर मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ सर। आप इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा इसमें, और आपका ये कार्य सर इन बच्चों के लिए बहुत कारगर होगा, ये मेरी शुभकामनाएं हैं सर। आपके धन्यवाद साथ। सर। और मैं पहले भी आपको इस ग्रुप में पहले भी जुड़ा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा समय न रहने के कारण मैं जुड़ नहीं पाता हूँ। तो सर आपका ये कार्य बहुत ही सराहनीय है, और जितने भी इसमें चाहे बच्चे हों या सीनियर कोई भी टीचर भी हों, मैं सभी को जानता नहीं हूँ। तो सबसे मेरी ये मतलब गुजारिश है कि जो मनीष जी जैसे डेलीगेटेड टीचर इतने लेट हाउस में भी ये क्लासें ले रहा है, उसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ सर। धन्यवाद सर। चलिए, ये हमारे गोपाल सर हैं, ये प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे सर भी आप लोगों के बीच जुड़ रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं गौरवान्वित होने का क्षण मिला है, क्योंकि आप लोगों के बीच में इसलिए इन सरों को ये भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए ये सर लोग आ रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए अपने मुद्दे पे आते हैं। मुझे ये बता सकती हो बेटा, मैंने आपसे कहा कि जब अंतरिम सरकार को तात्कालिक रूप में जब गठन किया गया था तो उसमें कुल सदस्य संख्या कितनी थी? सरकार के अंतरिम सदस्य संख्याओं के मुझे बता सकते हैं कितनी अंतरिम सदस्य संख्या थी उस समय? चलिए बताइए बेटा। हाँ चलिए, मुझे आप बताइए सदस्य संख्या कांग्रेस से कितने थे, मुस्लिम लीग से कितने थे, भारतीय ईसाई कितने थे, सिख कितने थे, पारसी कितने थे, बताइए। नोट डाउन नहीं करा? सर 6 कांग्रेस से थे, 5 मुस्लिम लीग से, हाँ और 1 ईसाई, सिख और पारसी। बिल्कुल ठीक है। तो 14 ये लोग थे, तो मैंने ये बता दिया। अब देखिए कुछ नीचे महत्वपूर्ण फैक्टों पे चल रहा हूं, इसको ध्यान में रखिएगा। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से नामित भी, ये एक निकाय ये थी
ठीक है, आंशिक रूप में नामिक ये एक निकाय के रूप में कार्य करा इन्होंने। और आप देखिए संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित जो सीटें थी 296 सीटें, जो ये 296 सीटों के लिए क्या होगा था, जुलाई और अगस्त के माह में 1946 में चुनाव हुए। मैंने आपको बेटा यहाँ पर एक चीज बताया था, अगर आपको स्मरण आ रहा होगा तो मैंने क्या कहा, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे जुलाई और अगस्त में 1946 में हुए। कितने सीटों पे हुए, 296 सीटों में हुए। और इन 296 सीटों में जो हमने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसमें 208 सीटें प्राप्त हुई और मुस्लिम लीग को जो सीटें प्राप्त हुई वो आपके 73 सीटें प्राप्त हुई और छोटे मोटे जो स्वतंत्र दल थे उनको यहाँ पर 15 सीटें प्राप्त हुई। ये तो याद रहेगा मुझे लगता है आपको, बताइए याद रहेगा ना। चलिए अब देखो यहां पर कहा कि मैंने कि चुनाव हुए 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यहां पर 208 सीटें और मुस्लिम लीग को 73 सीटें और 15 जो सीटें जो थी छोटे मोटे जो जितने भी दल थे उनको ये प्राप्त हुई। जब ये प्राप्त हुई तो इसको थोड़ा सा और विस्तृत में लेकर उसके बाद क्या हुआ, एक भारत में एक मांग उठने लगी, मुस्लिम लीग से एक मांग उठने लगी कि हमें एक अलग देश, मुस्लिमों का अलग देश होना चाहिए। तो भारत से पृथक होकर पाकिस्तान को एक अलग देश बनाने पर भारतीय संविधान की जो सीटें थी उस टाइम पे तो 389 सीटें थी, उसके स्थान पर आप कितने सीटों पर यहाँ पर प्रत्यक्ष तौर पे जो रह गई, जो सदस्य संख्या रह गई थी वो आपके 99 सीटें यहाँ पर रह गई, जिसमें से 229 सीटों से प्रांतों से सदस्य थे और 70 सदस्य आपके देशी रियासतों से ये रहे। हमने आपसे कहा कि आपको बता दिया था कि महिला संख्या की आपकी हमने बात बताई। थोड़ा सा यहाँ पर आप देखिएगा कि संविधान इस चार्ट को आप देख लीजिए कि संविधान सभा की जो बैठक रही थी बेटा, प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 हुई थी। देखिए 9, 10, 11 ये 2-3 दिन बाद ये क्या हुई थी, दूसरी बैठक हो गई थी, द्वितीय बैठक हो गई थी। देखिए पहली जब बैठक हुई थी 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, तो उसमें जो इस बैठक के जो अध्यक्ष के रूप में जिनको चुना गया वो सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें चुना गया। ये थे अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में ये थे। फिर उसके बाद क्या बोलते, 2 दिन बाद आपके जो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। ठीक है, क्या चुना गया, स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। अब यहां पर देखिए 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष ये चुना गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संविधान सभा का जो प्रथम जो उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, बहुत दफे क्वेश्चन बना है तो आपको पता होना चाहिए, H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसी दिन अगर मैं बात करूं सर B.N. राव जो थे उनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। जो यहां पर से यहां पर जो चीजें मैंने आपको बताई ये लेके चलिए कि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, उठा लीजिए 4-5 साल के पेपर उठाओ तो यहां से सर्वाधिक क्वेश्चन बने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, स्थायी अध्यक्ष के रूप में किस तिथि को चुना गया था। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। क्वेश्चन यह भी पूछा जाएगा कि संविधान सभा द्वारा H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में किस तिथि को चुना गया था, तो आपको यह भी पता होना चाहिए 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया था, किस तिथि को चुना गया था, तो ये सर B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सदस्य के रूप में चुना गया था। ये जो चुना गया था आपके 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। इतना याद रहेगा ना। अब देखिए यहां पर एक था कि यहां पर उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, याद रखो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव जो लाया गया था यह था संविधान निर्माण का प्रारंभ था, यहां से संविधान सभा का प्रारंभ यहां से हो गया था। जो संविधान सभा का जो प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के
उद्देश्य प्रस्ताव, इनके द्वारा ये एक प्रस्ताव लाया गया था, इन्होंने रखा सदन पर। यही उद्देश्य प्रस्ताव भावी संविधान की रूपरेखा थी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बेटा, इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का निर्माण के लिए सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव किस व्यक्ति द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए जो ये प्रस्ताव रखा गया था, ये आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये उद्देश्य प्रस्ताव का रखा गया था। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था भविष्य में कहीं ना कहीं संविधान का स्वरूप, कहीं ना कहीं एक खाका इसने खींचा। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव में आता है आर्टिकल, जो जिक्र होता है अनुच्छेद 8 का यहाँ पर जिक्र होता है। ये जो पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव किसमें वर्णित है, तो आपको बताना उन अनुच्छेद 8 में ये क्या है वर्णित है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है जो नेहरू के इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 कब रखा था बेटा? उद्देश्य प्रस्ताव की जो प्रस्ताव रखा गया था किस तिथि को रखा गया था? तिथि बताओ तो बेटा जल्दी से। 22 जनवरी 1947। ये इसको स्वीकार किया गया था। मैं कह रहा हूं कि जो ये जवाहरलाल नेहरू ने ये उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को सदन में रखा, ये प्रस्ताव पारित हुआ, ये बताइए। 13 दिसंबर 1946। बिल्कुल सही गई। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को ये रखा। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो भविष्य में मैंने कहा जो संविधान की रूपरेखा इसने खींची। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो वर्णित किया गया है संविधान के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 8 में इसको रखा गया है। नेहरू के जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। क्वेश्चन मैं आपके सामने बना रहा हूं बेटा, याद रखिएगा। नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति ने कब स्वीकार किया? तो आपको ये पता होना चाहिए 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है। इतना याद रख लोगे। और उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल्स कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की जो प्रस्तावना का परिवर्तित रूप क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए उसको उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। उसका जो रूपांतरण हमें देखने को मिलता है आज की तिथि में प्रीएम्बल्स, जिसे हम कहते हैं संविधान की प्रस्तावना। ये समझ में आ गया? बताइए बेटा। अब देखिए संविधान सभा के 2 कार्य थे। संविधान सभा के क्वेश्चन पूछे जाए कितने कार्य थे? 2 कार्य थे। पहला कार्य था, एक कार्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना था। दूसरा कार्य था देश के लिए सामान्य कानून को लागू करना था। याद रखिएगा संविधान के 2 कार्य हमेशा थे। संविधान के 2 कार्य थे। पहला तो था कि इस देश को स्वतंत्र रूप से इस देश का इस संविधान को बनाना था। दूसरा कार्य था जब संविधान बन जाएगा तो देश के सामान्य जितने भी नागरिक हैं, जो भी है, इस देश को संचालित करने के लिए कानून की हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इस कानून को बनाया गया। ठीक है, इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन किया गया। देखिएगा दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था, याद रखिएगा। और इस प्रकार से संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी, ये याद रखिएगा। ये जो अलग अलग बना, इस प्रकार संविधान सभा ने भारत स्वतंत्र भारत की पहली संसद का निर्माण कर बैठा, याद रखिएगा। अब यहां पर आते हैं, जबकि इस सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी। जो पूर्व में हमने कहा कि स्वतंत्र भारत की पहली संसद ये बनी, इससे पूर्व क्या होती थी? जो संविधान सभा की जो बैठक होती थी संविधान सभा के रूप में ये तय होती थी उस टाइम पे। इसकी अध्यक्षता उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, जबकि जो बैठक में जो विधायिका के रूप में ये होती थी। और तब इसकी अध्यक्षता जब बैठक के रूप में जो विधायिका की अध्यक्ष के रूप में जो होती थी, अध्यक्षता उसमें जो की गई थी वासुदेव वालेंकर ये थे, इनके अध्यक्षता में ये हुआ करती थी। अब ये देखिए हमने जो बात करी थी संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य कर रही थी। किन किन रूपों में कार्य कर रही थी? एक तो जो कार्य कर रही थी बेटा 2 रूपों में कार्य कर रही थी। एक कार्य कर रही थी संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही थी, जो दूसरी जो कार्य कर रही थी वो विधायिका के रूप में कार्य कर रही थी। समझ में आ रहा है?
हाँ या ना? चलिए बताइए। दो रूपों में कार्य कर रही थी। एक तो थी आपकी जो संविधान सभा के रूप में कर रही थी और एक विधायिका के रूप में कार्य कर रही थी। और संविधान सभा की जब हम बात करते हैं 1946, 26 नवंबर 1949 को इन दोनों के रूप में ये कार्य कर रही थी। अब देखिए कुछ संविधान सभा की समितियां थी। इस समिति से पूरा थोड़ा सा और डीपली हम जाएंगे। मैंने आपको बताया ये नोट्स आप देख पा रहे होंगे, ये इतने ज़्यादा बारीकी से मैंने ये नोट्स बना के रखे हैं, तो शायद ही तुम अगर बैठने इन नोट्स को बनाने बैठोगे तो शायद तुम्हारे कई दिन लग जाएंगे। ये बहुत तपस्या से बनाए हुए नोट्स में इनको साझा कर रहा हूँ, जबकि जो ये मेरी ये बुक जो पब्लिश होनी थी उन बुकों की मैं आपको ये नोट्स पूर्व में दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। याद रख लीजिए, जो दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, जो दूसरी बैठक हुई थी वो थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरी जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, जो हुई थी आपकी जो तीसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946। आपने एक चीज़ यहाँ पर नोट किया होगा, अगर किसी ने मुझे टोकना चाहिए था कि सर आपने अभी यहाँ पर कुछ एक बात बोली थी। प्रथम बैठक की हमने कहा था 9 दिसंबर 1946 को और द्वितीय बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। बेसिकली जो किताबों में जो आप पढ़ोगे वो किताबों में आपको यही देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, द्वितीय जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946। जब जो संविधान का जो गठन नोटिफिकेशन, जब हम कहते हैं जो भारत सरकार जो गठन नोटिफिकेशन जो जारी करता है, ये उससे नोट से बने हैं। और अगर जो किताबी जो भाषा है, जो किताब में जो पूछा गया है, तो इससे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की तृतीय बैठक कब हुई थी, क्वेश्चन ये दे देता है, तो आप क्या लिखोगे? तो इतना ध्यान रखिएगा। देखिए जो तृतीय बैठक थी वही जो द्वितीय बैठक थी वही आपकी क्या थी? तृतीय बैठक के रूप में थी। यहाँ पर आप ये लिख लीजिए, जो द्वितीय बैठक थी वो 10 दिसंबर को हुई थी और तृतीय जो बैठक थी वो 11 दिसंबर को। ओवरऑल जो हमें जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है कि प्रथम बैठक और द्वितीय बैठक ही पढ़ाई जाता है। तो प्रथम बैठक जिसमें अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था और जो द्वितीय बैठक थी जिसमें स्थायी अध्यक्ष को चुना गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो स्थायी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चुने गए थे। तो याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर तीन चीजें याद रखिए। पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, 10 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, तीसरी बैठक जो हुई थी वो आपके संविधान सभा की तीसरी। अब ये था ना कि जो आप कहोगे कि 10 दिसंबर को क्या हुआ था, तो वो भी मैं बता देता हूँ कि जब हमने कहा कि यहाँ पर हमने कहा जो सच्चिदानंद सिन्हा को जब अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया था, तो यहाँ पर जो 10 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें ये डिस्कस किया गया था, हम स्थायी सदस्य के रूप में किसको अध्यक्ष के रूप में बनाए। कोर कमेटी बैठी 10 दिसंबर को। सर्वसमिति से उस टाइम पर कि सर्वसमिति से पूर्व दिन 10 तारीख को ये चर्चा हुई कि भैया सच्चिदानंद सिन्हा तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में ये कार्य कर रहे थे। 10 दिसंबर को ये चर्चा हुई कि भैया नहीं, हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या करेंगे, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे। तो यहाँ पर ये डिस्कस इसमें हुए। तो तब 11 दिसंबर को तीसरी बैठक में ये डिसीजन लिया गया। देखिए संविधान सभा की जब हम बात करते हैं, संविधान सभा का काम करने वाली जो सभा को हम क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते जाते हैं। देखिए संविधान सभा या संविधान बनाने का जो काम करती हैं, जिसने संविधान बनाने का जो कार्य करा था, संविधान को जिस प्रकार से निर्मित किया गया था उसको हम कहते हैं संविधान सभा या कहें संविधान सभा को हम कहते हैं। इसको देखिए संविधान इसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा और डीपली चल रहे हैं बेटा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन ने ही संविधान सभा का जो कुल सदस्य संख्या था 389, हमने ये पूर्व में पढ़ लिया है। 292 प्रांतों से 93 देसी रियासतों से, 4 आपकी जो प्रेसिडेंटी क्षेत्रों से ये थे। हम ये क्वेश्चन नॉर्मली बहुत दफे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि संविधान को निर्मित करने में कितना साल लगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर अगर ना होते हैं तो शायद इस संविधान को कोई नहीं लिख पाता, क्योंकि संविधान सभा में उनसे बड़ा ज्ञानी या कहें उनसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई था नहीं। तो इतना ज़्यादा भवसागर उनके पास ज्ञान का था, तो इसीलिए संविधान को निर्मित करने के लिए जो संविधान सभा थी, उन्होंने बाबा साहब से बेहतर कोई
और समझा नहीं, इसीलिए बाबा साहब को जो संविधान सभा का गॉड ऑफ फादर इसीलिए कहा जाता है। तो जो ये बना था 2 साल 11 माह 18 दिन का ये समय ये लगा। इतना समझ में आ गया? इतना तो समझ में आ गया होगा ना बेटा? ठीक है ना? अब आते हैं, देखिए एक चीज और बताता हूं, थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा वो छूट गया था, आपको मैं बता देता हूं कि जब 1946 की जब मैंने बात करी, जब अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था, तो वहां पर 26 अक्टूबर 1946 का वो दिन था जिस समय मुस्लिम लीग की जो सरकार में इसको शामिल किया गया था। तो इसका उद्देश्य, जब मुस्लिम लीग को सरकार में शामिल करने का जो उद्देश्य बेसिकली था, तो जो उद्देश्य परिषद के जो भीतर जो रहकर जो पाकिस्तान के लिए इन्होंने क्या था, लड़ना था। जो मुस्लिम लीग बेसिकली जो इस अंतरिम सरकार में जुड़ी, जो इसके सदस्य के रूप में जो इस कमेटी के अंदर ये बैठे, तो इन्होंने का बैठने का मेन उद्देश्य था कि हम ये पाकिस्तान अलग राज्य की इन्होंने मांग कर डाली, ये अलग तरीके से ये बना और ये पृथक रूप में इन्होंने पाकिस्तान की मांगे। और एक चीज आपको मैं बता दूं बेटा, थोड़ा इसको ध्यान में रख लीजिएगा। हमने कहा कि जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, अंतरिम सरकार में कितने सदस्य चुने गए थे बेटा, जल्दी बताइए, कितने सदस्य थे, जल्दी बताइए। 14 थे ना? अब 14 जो आपने कहा, तो 14 में उसमें आपको मैं बता दूं, स्वतंत्र रूप में जो सदस्य चुने गए थे 1940 में अंतरिम सरकार के, और आधारित जो विभाग, उसमें विभागों का भी आवंटन किया गया। जवाहरलाल नेहरू को उस समय जो विभाग दिया गया था, वो राष्ट्रीय मंडल से संबंधित जैसे विदेशी मामले होते थे, तो इनका जिम्मा उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू को गया। दूसरे सदस्य के रूप में जिन्होंने अपना कार्य, जो अपने दायित्व का निर्वाह किया था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्हों जो होम मिनिस्ट्री, सूचना प्रसारण, बड़े बड़े मंत्रालय इनको दिए गए। जो उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनको खाद्य और पूर्ति से संबंधित विभाग इनको थमाया गया। और जॉन मिथाई करके एक थे, उनको जो उद्योग के क्षेत्र में और जो नागरिक आपूर्ति से संबंधित है। और जगत जीवन राम एक बहुत ही बेहतरीन ये नेता रहे, इनको उस समय श्रम मंत्री के रूप में बनाया गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतरिम सरकार 1946 में रक्षा विभाग उस समय किसके पास था, तो आपको पता होना चाहिए, सरदार वल्लभ देव थे, उनको ये दिया गया। और एक चीज पूछा जाता है कि ज्यादातर सर्वाधिक रूप में जो पूछा गया था, कि पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार का 1946 में जो वित्त मंत्री के रूप में जिन्होंने कार्य दिया, तो अलियात अली खां थे। अगर मुझे सही हूं तो मैं बिल्कुल, अलियात अली खां वो थे, उनके नेतृत्व में ये वित्त मंत्रालय इनको संभाला गया। और बेसिकली जो क्वेश्चन हम एजुकेशन के क्षेत्र में हम पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली पूछा जाता है कि एजुकेशन के क्षेत्र में उस टाइम पे मिनिस्ट्री किसके पास थी। जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उस समय 1946 में 13 सदस्य उस समय ये उनको विभाग सौंपे गए थे। तो उस टाइम पर अगर मैं बात करूं तो जो सी गोपालाचार्य थे, वो कला और जो एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में उन्होंने अपने सेवाएं दी, तो याद रखिएगा। और जो अंतरिम सरकार के संबंध में अगर मैं कहूं, एक चीज बहुत याद रखना, अंतरिम सरकार का संबंध में एक शब्द मैं कह रहा हूं, उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, उन्होंने कहा था कि एक देश की सरकार जिसे 2 राष्ट्र चला रहा है, 2 राष्ट्र। उन्होंने कहा कि कितनी शानदार बात करी बाबा साहब ने कहा कि एक ही राष्ट्र है, एक राष्ट्र में 2 सरकारें इसमें कार्य कर रही हैं। एक तो ब्रिटिश प्रांत कार्य कर रहा है, एक जो अंतरिम भारत की सरकार का गठन किया गया, एक वो कार्य कर रहा है। तो बाबा साहब का उस समय ये शब्द थे, उन्होंने कहा कि भैया एक देश है, एक देश की सरकार है, उसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, एक तो आपकी ब्रिटिश हुकूमत चला रही है, एक भारत के जो नुमाइंदे हैं वो चला रहे हैं। मैंने आपसे एक चीज और कही थी कि जब मुस्लिम लीग ने उसमें अनुसूचित जाति के जो राजनेता, हिंदू राजनेता उस समय थे, योगेंद्र नाथ उस समय थे, वो मंडल को उन्होंने कहा वित्त मंत्रालय के लिए उनको नामित किया गया। तो याद रखिएगा, या ये चीजें मैंने आपको बता दी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि संविधान के कुल, जो संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। 12 अधिवेशन में कुल कितनी बैठक हुई थी, क्वेश्चन बनता है। तो जो 12 बैठक हुई, 12 बैठक में से जो 12 अधिवेशन हुए,
12 अधिवेशन जब हुए थे संविधान सभा को निर्मित करने के लिए, संविधान सभा में जब जद्दोजहद की गई थी ना कि संविधान ऐसे नहीं बन गया, उसके लिए 12 अधिवेशन किए गए थे और 167 बैठक हुई थी। उस समय मैंने कहा कि संविधान सभा के जो सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार के रूप में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी थी वो BNR राव थे, और प्रारूप समिति के रूप में जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था, और संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, और संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में जो कार्य दे रहे थे 2 लोग थे उस समय, एक तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे और BT जो कृष्णाचार्य, ये 2 क्या थे उस समय उपाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। और जो मूल अधिकार और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन थे, ये जो चीजें हैं ना बहुत महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं, याद रखिएगा, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और पूछा जाता है कि जो संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य कर रहा था, संघीय समिति के अध्यक्ष के रूप में जो कार्य कर रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू थे। तो अब यहाँ पर आते हैं कि संविधान सभा में प्रमुख आवाजें जो थी वो क्यों उठी, किस लिए उठी, क्या रही, ये तमाम चीजें आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। तो याद रखिएगा, आपको इतना समझ में आ रहा है बेटा? बताइए। हाँ ठीक है सर, एक हाँ क्वेश्चन बेटा था। बोलिए। सर ये जो हाँ संविधान सभा जो लिखा गया था वो किसने लिखा था? जो संविधान सभा जो लिखेगी तो बाबा साहब अम्बेडकर थे ना बेटा। ये देखो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर, नहीं सर, वो तो हाँ प्रारूप समझे, जो समिति लिखा के गया था अध्यक्ष थे यहाँ पे ना, देखिए, उन्होंने हाँ यहाँ पर बताया जो लिखा था। गया हमने अभी आपको बताया था। यहाँ देखिए एक चीज आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देख पा रहे होगे, मैंने इससे पूर्व भी बताया गया था। एक मिनट देखिए इसमें था अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और हाँ देखिए उद्देश्य प्रस्ताव जो इसने पहली दफे संविधान को जो लिखकर जो दिया गया था, संविधान सभा का जो प्रारंभिक जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने वो एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने लिखित तौर पे दिया था, लिखित तौर पे दिया था। और यही जो लिखित, हाँ तो सर ये हाँ सर ये प्रस्ताव दिया गया था ना, जो पूरा संविधान था वो किसी और ने लिखा था। बताया तो भीमराव अम्बेडकर जी ने था, लेकिन लिखा था मेरे ख्याल से बिहारी लाल जी ने। अभी हम वो जो हमने अभी संविधान के अभी हमने जो लिखने वाली बात है ना, हम वो अभी वहां तक पहुंचे नहीं। अभी तो हम सिर्फ आपको जो फैक्चुअल चीजें हैं उसको बता। अभी तो इसकी कोर कमेटी का गठन होगा, कोर कमेटी के अंदर अभी तो हम सिर्फ आंतरिक सरकार की बात करें, आंतरिक सरकार की बात करें, ठीक है। तो आप सही कह रही हैं। अब यहाँ पर देखिए जो प्रस्ताव दिया था, जो ये उद्देश्य प्रस्ताव दिया था ना, एक अगर आप देखें तो संविधान की जो रूपरेखा जो खींची, जो अगर वास्तव में जो अगर देखें जो संविधान को एक स्वरूप दिया, वो आपके जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और यही आगे जाकर संविधान की कहीं ना कहीं रूपरेखा या कहीं संविधान को बना। ये आपको पता होगा, संविधान की आत्मा जिसे हम कहते हैं कुंजी के रूप में प्रस्तावना थी, तो यही को सम्मिलित कर किया गया था। तो याद रखिएगा, ठीक है। आप बिल्कुल सही कह रही है। अभी हम वहां पर पहुंचे नहीं है, जब हम वहां पर पहुंचेंगे तो आपको एक एक चीजें स्पष्ट करेंगे, ये नहीं कि कोई भी डाउट आपका छोड़ेंगे नहीं, ठीक है बच्चा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है कि संविधान सभा में जो प्रमुख आवाजें थी जिसमें चीजें उठी, इसमें था कि संविधान सभा के जो सभी 300 सदस्यों में जो सदस्यों से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, BR अम्बेडकर थे, मुंशी जी थे या कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ये कुछ सदस्यों का उल्लेखनीय योगदान माना जाता है। अगर ये जो इतने लोग अगर नहीं होते, अगर तो हमें नहीं लगता कि संविधान हमारे सामने आज हो पाता इतना खूबसूरत। तो जवाहरलाल नेहरू और जो पटेल जी थे और राजेंद्र प्रसाद, ये क्या थे, इस समय इन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के, जो राष्ट्रीय कांग्रेस थे, इसका प्रतिनिधित्व करा। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1946 में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किन सदस्यों द्वारा किया गया था। तो आपको पता नहीं, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में ये थे, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। अब आते हैं यहाँ पर देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव के साथ साथ महत्वपूर्ण उद्देश्य संकल्प को पूरा किया।
और साथ ही वल्लभ भाई जो पटेल थे उन्होंने रियासतों के समझौते के बीच ये बातचीत करा के रियासतों को भारत में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और देखिए उन्होंने कई रिपोर्टों और मसौदों को तैयार करा और विरोधी दृष्टिकोण को समेटने के लिए काम करा। अब देखिए यहाँ से चीजें गढ़नी शुरू होगी बेटा, याद रखिएगा। देखिए जो ये तीन लोग थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भैया हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में इन्होंने प्रस्ताव दिया, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को अगर संचालित करने के लिए उसका एक प्रतीक चिन्ह होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण। और उसके कुछ महत्वपूर्ण संकल्प थे, उनको उन्होंने इस पे कार्य करा। और वल्लभ भाई पटेल ने जो आपके 93 जो रियासतें थी, अब इन रियासतों को कि एक तौर से आपको संविधान एक देश का निर्माण कर रहे हो, और उस देश के निर्माण में जो 393 जो रियासतें हैं वो भी एक अलग तौर पर एक देश के रूप में कार्य कर रही हैं। वो राजा हैं, वहाँ पर राज्य अपना कार्य कर रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा जद्दोजहद जिसने करी वो वल्लभ भाई पटेल थे। वो पटेल जी ने जितने भी रियासतें थे उन रियासतों के बीच जाकर उनके जो उस समय शासक रहे उन शासकों के बीच गए, उनको कहा कि भैया आप हमारा ये पूरा संघों का एक संविधान हम निर्मित करने जा रहे हैं, तो इसके अंतर्गत या तो ये संविधान रहेगा या फिर रियासतें रहेंगी। तो हमारे देश को में इस संचालन करने के लिए संविधान की आवश्यकता है। तो ऐसा कीजिए कि आप हमारे इस संघ में विलय कर लीजिए, आपको हम जो आपको जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठने का अधिकार देंगे, और हमें जो आपको सारी चीज़ें सुविधाएं हम आपको देंगे, जो अभी आप जो राजा के तौर पर जो रियासत के रूप में जिस प्रकार से आप करें, तो हम सारी चीज़ें वो देंगे। मगर आप क्या करें, एक जो ये रियासतों से संबंधित जो समझौता था उस पर आप हस्ताक्षर कर लीजिए। तो कुछ रियासतें थी जो इसके अधीन इनके समर्थन प्रस्ताव में आ गए। जैसे आपको मैं बता दूँ 2-3 ऐसी रियासतें थी, जैसे मैं कहूँ आपके हैदराबाद जैसे रियासतें थी, इन जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो रियासतें थी, इनको संविधान सभा में मिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद करना शुरू करा इन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं मिलेंगे भैया, तुम्हारे ये जो भारतीय जो संविधान बना हम इसमें स्वदेशी संघ के रूप में हम अपनी सेवाएं नहीं देंगे, हम स्वतंत्र रूप से अपने रियासतों को हम संचालित करेंगे। अब मान लीजिए कोई देश है, देश पूरा कार्य कर रहा है और उस देश के अंदर एक राजा बैठा है, वो कह रहा है कि जो मेरे जो रियासतें हैं, जो मेरा जो क्षेत्र है, मैं किसी भी देश का प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति जो कार्य है हम उनको नहीं मानेंगे, ये हमारा अपना अलग। तो ऐसा हो सकता है कि कोई देश के अंदर का स्वतंत्र रूप से कोई रियासत काम करे, ऐसा हो सकता है? बताइए। नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए इनको मिला दिया गया, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है। हेलो।